बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को, रेजिस्टेंसेस को पैरेलल और सीरीज के कॉम्बिनेशन में। तो सबसे पहले बात करता हूँ कि आपकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? कहते तो इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, लेकिन असल में ये क्या है? ये आपके पास एनर्जी होती है। अब ये कौन सी एनर्जी है, कैसे है, उसकी बात अब डायरेक्ट करने जा रहा हूँ कि हमारे पास कोई भी सेल है या कोई भी हमारे पास एक बैटरी होती है। जब हम लोग उसको सर्किट में इस तरीके से लगाते हैं तो अब क्या होता है कि आमतौर पे हम लोग जो कन्वेंशनल डायरेक्शन करंट की देखते हैं कि जी अगर ये मैं सर्किट एक बना लूँ, यहाँ उस पर कोई एलिमेंट बना देता हूँ या कोई रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, ये अगर आपके पास आर है तो यहाँ से क्या होगा, ये करंट अगर आई जा रहा है तो जो डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो बैटरी है ये क्या करेगी, ये यहाँ से इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट होगी, जो कि क्या करेगी, फोर्स लगाएगी किन पे, इन चार्जेस पे। या आप ये भी कह सकते हो, क्योंकि हम लोग तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात कर रहे हैं, तो मैं क्योंकि बैटरी को तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात करने जा रहा हूँ। तो फिर क्या होगा कि ये बैटरी क्या करेगी, यहाँ जो रास्ते में इलेक्ट्रॉन होंगे इनको एनर्जी सप्लाई करेगी, वो एनर्जी कैरी करेंगे। या आप ये भी कह सकते हो कि जो ये एनर्जी देगी उसके नतीजे में क्या होगा, इनके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी। जो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करेगी, उसके नतीजे में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ कवर करेंगे। यानी अगर आसान लफ्जों में समझें तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि हमारी बैटरी जो है, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो कंसेप्ट है उसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन वैसे अगर बात करूँ तो वो ये है कि ये बैटरी क्या करेगी, ये एनर्जी सप्लाई करेगी। ये जो आपके पास इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस तरीके से एनर्जी कैरी करेंगे, यहाँ आएंगे। जब ये यहाँ आएंगे तो लाजमी बात है रेजिस्टेंस है, अपनी कुछ ना कुछ एनर्जी क्या करेंगे, यहाँ डिसिपेट करेंगे या डिलीवर कर देंगे इस रेजिस्टेंस के क्रॉस, और खुद क्या करेंगे, इधर से होके यहाँ से वापस यहाँ आएंगे। अब क्योंकि यहाँ इस पॉइंट पे, क्योंकि आमतौर पे हमारा ये कंसेप्ट है कि इसको हायर पोटेंशियल कहते हैं, इसको लोअर पोटेंशियल कहते हैं। हमेशा कोई भी जो चीज़ है वो हमेशा हाई से लो की तरफ जाना प्रेफर करती है। तो यानी वो अपनी स्टेबिलिटी की तरफ जाना प्रेफर करती है, यानी यहाँ उसे कम से कम एनर्जी लगे और वो स्टेबल हो जाए, उस पोजीशन पे वो जाना प्रेफर करती है। तो इसी तरीके से यहाँ से यहाँ जब आएंगे तो अब क्योंकि हमने तो इस एक्स्ट्रा ये जो सर्किट है इसको कंप्लीट करना है, इस साइकिल को कंप्लीट करना है, तो साइकिल तभी कंप्लीट होगी जब ये यहाँ से इधर आएगा और इसके बाद फिर इसी तरीके से यहाँ आएगा। तो बैटरी अब क्या करेगी, इसको यहाँ से नीचे से उठाएगी और उठा के यहाँ लेके आएगी, यानी लोअर से हायर पे लेके आएगी, और फिर यहाँ से क्या करेगी, इसको एनर्जी देगी और ये फिर यहाँ से जाएगा, फिर इधर एनर्जी अपनी डिलीवर करेगा। तो इस तरीके से ये आपका सर्किट जो है ये कंप्लीट हो जाएगा, या इस तरीके से इसके अंदर आप लोग कह सकते हो करंट फ्लो करता है। तो अब मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नाम जो इसका है वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन ये फोर्स तो नहीं है, ये असल में एनर्जी के यूनिट हैं। लेकिन क्योंकि जब हम लोग बात एनर्जी की करते हैं तो हमें पता है जो एनर्जी होती है, यानी वर्क जिसको आप लोग कहते हो, वो किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यानी क्या होगा कि हमारी जो बैटरी होती है ये क्या करती है, ये आपके इलेक्ट्रॉन पे फोर्स एक्सर्ट करती है, और जिसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, यहाँ से कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं। तो इनको डिस्प्लेसमेंट कवर करवाने के लिए हमें फोर्स की जरूरत है, और लेकिन इस फोर्स के लिए मेन चीज क्या होगी, अगर एनर्जी होगी तो आप लोग क्या कर सकते हो,
फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट लेके आ सकते हो। अगर एनर्जी है ही नहीं तो हम किस तरीके से इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, वो कैसे डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। इसीलिए अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ से फोर्स अगर निकालूं तो एनर्जी डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा आपके पास, कि ये जो फोर्स होगी ये क्या होगी, एनर्जी जितनी आपकी बैटरी ने सप्लाई की डिवाइडेड बाय जो इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा। इसीलिए याद रखिएगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के जो यूनिट होते हैं वो एनर्जी के यूनिट होते हैं, ये एनर्जी होती है, ये फोर्स नहीं होती, ये न्यूटन में नहीं होती। और जब हम लोग बात एक सर्किट की करते हैं तो याद रखिएगा ये भी कि ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है ये बैटरी का अंदर का मामला है, ये बैटरी के अंदर की बात है। हम लोग जो बाहर देखते हैं हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कभी भी नहीं देखते होते हैं, क्योंकि हम आउटर सर्किट की बात करते होते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग कोई कनेक्शन वगैरह अपनी लैब वगैरह में करते हैं तो हमें अगर उधर वोल्ट मीटर अगर वायर लगाते हैं तो वो हमें बैटरी का वो बैटरी की ईएमएफ नहीं देता होता, वो हमें उस सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस देता होता है, वो हमें एक्सटर्नल सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस देता होता है, हम वो वी फाइंड करते होते हैं, हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं करते। हाँ, एक पॉइंट पे आके हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वो दोबारा मतलब कि मुख्तलिफ केसेस हैं कि जिनमें हम लोग बात करेंगे, वो मैं बात की बात करूंगा। लेकिन सिंपल वर्ड्स में ये याद रखिएगा कि हम हमेशा क्या करते होते हैं, जब बाहर की सर्किट की बात करते हैं तो हम हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते होते हैं, हम कभी ईएमएफ मेजर नहीं कर सकते या नहीं करते होते, क्योंकि वो तो बैटरी के अंदर के मामलात हैं। तो फिर मैं अभी उस पर आता हूँ, वो किस तरीके से है उसकी बात करता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ कि आपकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है। अगर कहते हैं तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस को भी यहाँ लिख देता हूँ। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, क्योंकि पूरे अभी आपको पहले बताया कि उस पूरे सर्किट में एक साइकिल में उसने क्या करना है, उन चार्जेस को रोटेट करवाना है, एक चार्ज को एक कंप्लीट साइकिल में। तो वो जो वर्क डन आपको चाहिए तो या वो जो वर्क डन करेगी आपकी बैटरी, उस आपके वो जो भी चार्ज होगा उसको एक कंप्लीट साइकिल में रोटेट करने के लिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहेंगे ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। तो इसको मैं कह सकता हूँ द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द amount of work done in in rotating one unit charge, one unit charge, one unit charge through one complete cycle, through one complete cycle is known as electromotive force. It is basically the energy. असल में ये क्या है, ये एनर्जी है आपकी, एंड इट्स यूनिट्स एंड इट्स यूनिट इज एनर्जी है। तो लाजमी बात है, अगर बात करें जाउल और कूलम या जिसको आप लोग क्या कहते हो वोल्ट कहते हो, इसको डिनोट किया जाता है इससे ई से, ईएमएफ। तो ये क्या चीज है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होती है। तो ये वही है अमाउंट ऑफ वर्क डन, एक यूनिट चार्ज को रोटेट करने में कंप्लीट साइकिल में सर्किट में। तो इसको कहते हैं, ये क्या चीज है, ये ईएमएफ कहलाती है आपके पास। इसी तरीके से जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो भी आपके पास
क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जब भी बात करते हैं तो वो भी 2 पॉइंट्स का होता है, लेकिन वो हम आउटर सर्किट में देखते हैं, वो इनसाइड नहीं है। यानी अगर इसका कंसेप्ट अगर मैं सिंपल बात करूं तो मैंने अभी पहले एक सर्किट बनाया, ये उसकी रेजिस्टेंस, ये आपके पास बैटरी आ गई और ये उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस जो बैटरी की अपनी है, इसको आमतौर पे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपके पास ईएमएफ आ गई, ये छोटी रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस जो बैटरी की है। अब आप लोग इससे पहले अपनी क्लास में ये पढ़ चुके हो कि यहाँ से अगर चार्ज निकला, ये अगर करंट आ रहा है तो इस पॉइंट पे अगर ये पहुंचेगा तो इसके पास अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा होगी, लेकिन इसके बाद जैसे ही वो रेजिस्टेंस में से पास करेगा तो वो अपनी कुछ एनर्जी डिलीवर कर देगा इस रेजिस्टेंस को। तो जब वो यहाँ आएगा तो अब उसके पास एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि उसका पोटेंशियल, वहाँ एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, तो यहाँ उसकी एनर्जी का डिफरेंस आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा इसमें। अगर ये ना हुई, मतलब ना होती ये रेजिस्टेंस सर्किट में, तो फिर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम आम तौर पे हम लोग यही मानते हैं कि इस रेजिस्टेंस को हम लोग, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी होती है, इसको काउंट नहीं करते एज ए होल। अगर आपने देखा हो कि, लेकिन होती जरूर है ये जो आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये आपको मालूम होगा कि ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस आती है, ये आपके पास वो जो इलेक्ट्रोलाइट आपकी बैटरी के सेल के अंदर वगैरह जो होता है, ये उसकी वजह से आती है, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है आपके पास। तो अब मैं अगर इसकी इक्वेशन लिखूं, अगर मैं इसी को बेस बनाऊं अपने सर्किट को, तो इसकी अगर इक्वेशन लिखना चाहूं और इसको आमतौर पे इस पोटेंशियल को, ये जो है क्योंकि ये बाहर आउटसाइड सर्कल है, तो इसको हम लोग आमतौर पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। इस बाहर के पोटेंशियल डिफरेंस को आमतौर पे हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है आमतौर पे। तो अब अगर मैं इसको लिखूं, अब मैं इसी की इक्वेशन अगर लिखूं, तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो जो करंट अगर मैं लिखूं, तो करंट इन सर्किट, करंट इन ए सर्किट I इज इक्वल टू V बाय R होता है। यहाँ V की जगह EMF डिवाइड बाय R, तो कैपिटल R प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। अगर मैं इसी इक्वेशन को आगे की तरफ और बढ़ाऊं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ EMF IR प्लस I स्मॉल r। इसमें से ये तो होगी आपके पास EMF बैटरी की, ये क्या होगी, इसको कहते हैं, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन ये किसका है, ये बैटरी के अंदर रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को IR को आमतौर पे हम लोग कैपिटल V लिखते होते हैं, इसको आमतौर पे हम लोग कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब अगर मैं इक्वेशन लिखूं, तो मैं कह सकता हूँ EMF इज इक्वल टू V माइनस V प्लस I इंटू स्मॉल r। ये हो गया आपके पास। अब ये इक्वेशन आप देख सकते हैं कि ये हमें क्या कह रही है कि EMF जो होती है, क्योंकि EMF किन किन का कॉम्बिनेशन है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस जो पोटेंशियल डिफरेंस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से आया, बैटरी के अंदर की जो सूरत है उसकी वजह से जो आया, तो इन दोनों का सम है। और यहाँ से अगर मैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहूँ, तो V इज इक्वल टू आपके पास EMF माइनस IR। यहाँ से अगर देखें तो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, ये क्या होता है, EMF में से कोई चीज आप माइनस ये टर्म करोगे तो आपके पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये स्मॉलर होता है आपकी EMF से। यहाँ से आपको पता चला कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या होता है, लेस होता है, स्मॉलर होता है EMF से। लेकिन ये कुछ केसेस हैं, कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जिसमें आपका ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, ये हमेशा
मतलब कि संभाला नहीं रहता। अब मैं उनकी तरफ आता हूँ। तो इस इक्वेशन से तो आपको ये पता चल गया कि ये यहाँ आपके पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये समालर है आपके किस से, आपकी ईएमएफ से। और ये वो केस होता है जब हम लोग इस सर्किट, ये जो सर्किट है आपका ये, तो यहाँ इस सर्किट में अगर देखें तो ये अगर आपके पास बैटरी है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो ये ईएमएफ हो गई, ये आर। तो अब आपकी बैटरी में से एनर्जी जा रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी बैटरी एनर्जी अपनी लूज कर रही है, उसको दे रही है, देती जाएगी एनर्जी। एक टाइम आएगा जिस टाइम आप लोग ये कह सकते हो कि इन सारे जो पॉइंट्स हैं आपके पास, इनका पोटेंशियल जब सेम हो जाएगा तो उस वक्त आप कहोगे कि अब आपके पास उसकी इतनी एनर्जी नहीं है कि वो आगे की तरफ उसको डिलीवर कर सके। लोअर हायर का कोई चक्कर नहीं रहेगा, सारे एक पोटेंशियल पे आ जाएंगे। लेकिन ये जो केस अभी बात कर रहा हूँ जिसमें आपकी बैटरी एनर्जी डिलीवर कर रही है, यानी इसको कह सकते हो कि ये आपके पास डिस्चार्जिंग का, ये डिस्चार्जिंग का अमल हो रहा है यहाँ, डिस्चार्जिंग ऑफ, आप बैटरी कह सकते हो, सेल कह सकते हो। तो जब डिस्चार्ज कर रही होगी बैटरी तो उस वक्त आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जिसको कह रहा हूँ, ये हमेशा ईएमएफ से कम होगा, ये हमेशा ईएमएफ से कम होगा। ये कब होगा? जब आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो रही होगी, उस वक्त आप लोग कह रहे होंगे कि उस वक्त आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से कम है। अब किस केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपका ईएमएफ के बिल्कुल बराबर हो जाता है, अगर मैं उसकी बात करूं तो मैं इन इक्वेशंस को तो यहाँ से मिटा देता हूं। तो ये तो हो गया डिस्चार्जिंग की बात। स्पेशल केसेस भी हैं, तो मैं यहाँ इक्वेशन लिख देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ईएमएफ V प्लस आई आर था। तो पहली बात हमने की कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ये हो गया। तो ये कब केस था? ये अभी बात की, ये डिस्चार्जिंग के वक्त था। अब दूसरी बात, आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर कब होगा? जब, ये मैंने बड़ा लिख दिया, सॉरी छोटा है, जब ये टर्म आपकी जीरो हो जाएगी, यानी V इज इक्वल टू, ये कब होगी इसको, ये कब होगी इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर यही सर्किट हो आपके पास, ये बड़ी रेजिस्टेंस R, यहाँ आपके पास वही करंट आई जा रहा है प्लस माइनस इंटरनल रेजिस्टेंस ये। अब ये केस कब होगा? जब आपका आई जीरो हो जाएगा। तो आई जीरो आपका जो आपका करंट है, ये जिसको आप लोग आई कह रहे हो, ये उत्तर जीरो कब होगा? तो ये जीरो उस वक्त होगा जब हम लोग ये कहते हैं कि हम लोग ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दें कि अपने इस सर्किट को, ये देखो इसको अगर मैं क्या करूं, इसको ओपन कर देता हूं, अब क्या इसमें से कोई करंट पास करेगा? अब इस सर्किट में से कोई करंट नहीं पास करेगा, तो आपका आई क्या हो जाएगा? वो जीरो हो जाएगा। इसलिए इस पॉइंट पे जाके आपके पास जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है और जो ईएमएफ होगी उस बैटरी की, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो कौन सा केस हो गया? व्हेन सर्किट इज ओपन, या आई इज इक्वल टू जीरो हो जाए। तो बाज बुक्स जो हैं वो आपकी इस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को या ईएमएफ जो आपकी है इसको यहाँ से भी डिफाइन करते हैं कि ये जो डेफिनेशन है आपकी वो यहाँ से भी कहते हैं कि आपकी जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ के बराबर होगी। कब? कि उसका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वह, ये एक स्पेशल केस है, तो मैं इसको लिख देता हूं इस पे, इट्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो है
देन मेजरिंग वोल्टेज भी कह सकते हैं, या इसको मैं ठीक करता हूँ। ये स्पेशल केस है आपके पास, EMF इज इक्वल टू ये, इसकी EMF जो है वो इक्वल हो जाएगी किसके बराबर। मैं थोड़ा सा इसको सेट कर देता हूँ कि इसकी EMF जो होगी वो बच्चों इक्वल हो जाएगी किसके, कि वो EMF जो है वो इक्वल हो जाएगी किसके, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के। जिस टाइम उस सर्किट के अंदर से करंट जो होगा वो क्या हो, जीरो है। तो बाद बुक्स इस EMF को यहाँ से डिफाइन करती हैं कि EMF जो होती है किसी बैटरी की, अगर उसमें से करंट जीरो पास करे तो उस वक्त जो उसका पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उसकी EMF होगी। लेकिन जो ठीक डेफिनेशन है वो पहले वाली जो आपको बताई थी वही है कि इसका स्पेशल केस जरूर बन सकता है वरना नहीं। तो इसका ये होगी, इसकी दो चीजें होगी, मतलब ये डिस्चार्जिंग के वक्त, ये जब सर्किट ओपन होगा तो उस वक्त भी इसके बराबर। तो आपकी हमने अभी इक्वेशन देखी कि हमारे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या तो EMF के बराबर होगा या क्या होगा, उससे जो आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है ये कम होगा। एक केस ऐसा है या एक केस ऐसा भी है जिसमें हम लोग ये कहते हैं कि नहीं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लेस होगा, यानी आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बल्कि वो लेस तो पहले हमने कह दिया ग्रेटर होगा EMF से। वो कैसे, वो कौन सा केस है, जिस टाइम हम लोग अपनी बैटरी को रिचार्ज कर रहे हो, जैसे हमारा UPS होता है या एक आपका जो ये मोबाइल फोन है, जैसे आप जब इस मोबाइल फोन को चार्ज करते हो तो वो जो सिचुएशन होती है वो एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर हम लोग कहते हैं कि आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस VT जो होगा वो ग्रेटर होता है EMF के। किस तरीके से होता है, अब मैं उसकी बात करता हूँ। कि होता ये है कि जैसे अभी बात की कि पहला सर्किट हमने ये बनाया, ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस हो गई, ये हमारा सर्किट वो हो गया, और ये आपकी लोड हो गया, रेजिस्टेंस होगी जो, ये आपकी EMF होगी। अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब कि ग्रेटर होगा। वो केस है कि अगर मैं इसको इस तरीके से, अब मैं इसको ऐसे नहीं बनाता, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस इस तरीके से नहीं रखता, मैं इसको अब सिंपल ऐसे कह देता हूँ ताकि कंफ्यूजन हो। ऐसे इसको मैं क्या करता हूँ, बना देता हूँ। अब ये जो EMF है तो होता ये है कि हम लोग बाहर से इसके इधर यहाँ एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल अपने चार्जर का यहाँ लगा देते हैं जो इसको दोबारा चार्ज करें। बेशक वो दूसरी सोर्स भी हो सकती है, तो लेकिन चार्ज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल इधर बैटरी का साथ, और जो दूसरे का जो चार्जर है आपका जो इसको चार्ज करेगा उसका नेगेटिव टर्मिनल हम लोग क्या करते हैं, वो इधर लगा देते हैं उस बैटरी के। अब क्या होता है, होता ये है कि शुरू में क्या था, शुरू में ये था कि यहाँ से करंट गया, इधर से गया, सर्किट में हो गई, लेकिन ये करंट की पहली डायरेक्शन शुरू में जब वो डिस्चार्ज हो रही थी बैटरी। लेकिन अब क्या होगा, अब अगर देखो आप पॉजिटिव इधर और नेगेटिव इधर, तो अब करंट क्या करेगा, यहां से इधर से जाएगा, यहां से इधर पॉजिटिव, और हायर से इधर लोअर की तरफ, और इस तरीके से होता हुआ यहाँ जाएगा। क्योंकि हम यहाँ भी हायर टू लोअर की बात करते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव की बात करते हैं, तो यहाँ हम लोग हायर से लोअर, लेकिन इन साइड अगर देखो तो लोअर टू हायर डायरेक्शन होती है आपके करंट की।
इसी तरीके से अगर मैं इसको भी डायरेक्शन देखूं तो इसकी डायरेक्शन आपके पास इधर ये आ जाएगी। ये वो है जो आपने बाहर से चार्जर लगा दिया अपनी उस बैटरी को चार्ज करने के लिए, आपने मोबाइल फोन की बैटरी को, तो ये वो जो चार्जर है जो उसको आप चार्ज करेगा, तो ये उसके उलट साइड पे क्या करेगा, अपने करंट को भेजेगा। यानी अगर मैं ये कहूँ कि पहले की जो बैटरी थी ये 4 वोल्ट की थी, तो लाजमी बात है हम जब इसको चार्ज करेंगे तो हम चार्ज जो करेंगे वो उससे ग्रेटर वोल्टेज पे करेंगे, उससे कम पे तो नहीं कर सकते। तो मिसाल के तौर पे मैं इसको क्या करता हूँ, इसको 5 वोल्ट दे देता हूँ। तो अब अगर हम लोग इसमें से टोटल नेट पोटेंशियल देखें कि टोटल वोल्टेज इसमें से कितनी है, 4 वोल्ट अगर उसकी पहले की है, 5 ये है, तो 4 और 5, 5 माइनस 4 कितनी होगी, 1 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस इसमें कितना आया, 1 वोल्ट जो हमने एक्सेस में इसको दिया वो इसके अंदर क्या करेगा, उन करंट को, यानी जो आपका चार्जेस हैं उनको फ्लो करने में मदद देगा आपके। यानी मेरे कहने का मतलब ये हो गया, अब अगर मैं इसकी ईएमएफ देखूं तो अब इसकी ईएमएफ क्या होगी, अब इसकी 4 ईएमएफ नहीं होगी, अब क्योंकि हमने कितनी वोल्टेज दी है, अब हमने इसको 5 वोल्ट दी है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब उसकी अपनी ईएमएफ 4 वोल्ट, हमने कितनी दी 5, तो हमने जो एक्सटर्नल अप्लाई की वो ग्रेटर हो गई उसकी इंटरनल से। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि वीटी जो आपका हो गया वो क्या होगा, वो आपका ग्रेटर हो जाएगा आपकी जो एक्चुअल ईएमएफ है बैटरी की उससे। तो ये जो हम लोग अपने चार्जर को, ये जो मोबाइल को चार्ज करते हैं, यूपीएस की बैटरीज को जो चार्ज किया जाता है, वो सारा यही अमल होता है। इसी के अंदर क्या होता है, इस तरीके से वो चार्ज करते हैं कि हम उसको अपोजिट साइड से मतलब के कनेक्ट करते हैं। और अगर बैटरी की बात करते हो तो उसमें होता क्या है कि उसमें अगर मिसाल के तौर पे कोई इलेक्ट्रोलाइट वगैरह पड़ा हुआ है, मिसाल के तौर पे कह रहे हैं H2SO4 है इसके अंदर, तो ये क्या हो रहा होगा, शुरू में चार्जिंग के वक्त क्या हो रहा होता है कि इसमें से कुछ H2O कुछ और रिएक्शन बनाएगा, प्लस कुछ क्या करेगा, एनर्जी की सूरत में आ जाएगा, और वो हीट जो होगी वो बाहर की तरफ फ्लो करेगी। यानी जो हमें एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, वो हमें मिल रही होगी। अब अगर इसके ऑपोजिट अगर करूं, क्योंकि हम लोग हमेशा, आपको पता होगा ये चीज कि जब भी हम बैटरी की भी बात करते हैं तो हम ऐसे मटेरियल को यूज करते हैं जिसके पास दोनों एबिलिटीज होती हैं। यानी जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो कि वो इधर से रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट यानी रिवर्सिबल जिसको आप लोग कहते हो, और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट वो बना सकता है, तो ऐसे मटेरियल को हमेशा बैटरी में चूज किया जाता है। तो अब जब हम लोग इसको चार्ज कर रहे होते हैं, अपनी बैटरी को दोबारा चार्ज कर रहे होते हैं, तो अब हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम यहाँ से एनर्जी देते हैं, एनर्जी प्लस इसके अंदर जो भी H2O पहले होगा, SO2 जो भी होगा, ये क्या बनाएगा दोबारा, H2SO4 बनाता है। फिर इसी तरीके से ये हम यूटिलाइज करते हैं, फिर हम इसको चार्ज करते हैं। तो इस तरीके से ये होगा, और ये अमल क्या होगा, इसको हम लोग कहते हैं हम रिचार्ज करें अपनी बैटरी को। तो जब हम लोग रिचार्ज करते हैं तो उस वक्त आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये हमेशा ग्रेटर हो जाता है, किससे, आपकी ईएमएफ ऑफ बैटरी से। अब इसी को इन द टर्म ऑफ, अगर मैं पावर डिसिपेशन में इस इक्वेशन को लिखूं तो हमने इससे पहले इक्वेशन पढ़ी I इज इक्वल टू, ये हमने पहले इक्वेशन पढ़ ली। तो अगर मैं इसको लिखूं EMF आई आर प्लस आई और स्मॉल आर, अगर मैं इसको आई से मल्टीप्लाई करूं तो आई इंटू ई एम एफ आई स्क्र आर प्लस आई स्क्र छोटा आर हो गया। तो ये क्या होगी, ये आपके पास पावर हो गई, आउटपुट पावर जिसको आप लोग कहते हो, ये टोटल आउटपुट पावर है बैटरी की, पी आउट होगी बैटरी की। और ये क्या चीज है, ये आपका एक्सटर्नल लोड की रेजिस्टेंस है, ये एक्सटर्नल लोड की रेजिस्टेंस है, और ये आपके उस बैटरी के अंदर की जो आपके पास है इंटरनल रेजिस्टेंस है आपके पास। तो याद रखिएगा इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो बैटरी आपके पास होती है ये आपके पास करंट की सोर्स नहीं होती। जो बैटरी है ये आपके पास करंट की सोर्स हरगिज नहीं होती। वो कैसे, ये देखें, ये आपको बताता है, ये देखें,
तो इसमें देखिए आपका आर और ये चेंज होगा तो करंट भी चेंज हो जाएगा। तो कौन सी कांस्टेंट चीज है? ईएमएफ। तो इसका मतलब है जो आपकी बैटरी होती है ये सोर्स ऑफ कांस्टेंट ईएमएफ है। तो ये क्या है, क्योंकि ये चेंज नहीं होती इसलिए जो बैटरी होती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, बैटरी इज ए सोर्स ऑफ कांस्टेंट ईएमएफ। तो बैटरी आपकी कांस्टेंट ईएमएफ की सोर्स है। बैटरी आपके पास कभी भी याद रखिएगा करंट की सोर्स नहीं होती। बैटरी हमेशा आपके पास एक कांस्टेंट ईएमएफ की सोर्स हो सकती होती है बल्कि, लेकिन आपके पास बैटरी कभी भी करंट की सोर्स नहीं होती, ये याद रखिएगा। तो वो अलग बात, हम ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं एक बैटरी की भी। अगर हम लोग एक बैटरी ले, उसके साथ तारे कनेक्ट करें और तारों को एक वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट कर दें, तो आपके पास वो आपकी ईएमएफ वहां से आपको वो बता सकता है कि जी इसकी ईएमएफ अब इतनी है। तो अभी हमने एक इक्वेशन लिखी, अगर मैं उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं उसको इस तरीके से कर सकता हूँ। अगर मैं इस तरीके से ऐसे कहूँ कि इधर आपके पास, मैं कह देता हूँ कि यहाँ ये आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ये आपकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है। तो यहाँ ये आपके पास, अगर मैं ये कहूँ ये आपका ईएमएफ है और यहाँ आपके पास वो आई आर जो इसके अंदर है उसकी बात अगर करूँ, तो अगर आप इसको देखो तो इस सर्किट में, और इधर अगर मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर दूँ, यहाँ मैं आपकी बैटरी बना दूँ पॉजिटिव और नेगेटिव, या नेगेटिव को इधर कर देता हूँ, यहाँ नेगेटिव कर देता हूँ, यहाँ पॉजिटिव कर देता हूँ, क्योंकि हम करंट का फ्लो जो है ये इंटरनल रेजिस्टेंस होगी और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगी। इस तरीके से करो। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ, ये देखिए ईएमएफ आई आर, ये इधर आ गया, ये यहाँ हो गया, ये आपकी ईएमएफ होगी यहाँ, ये आपकी बैटरी की ईएमएफ होगी। अब ये देखें ये यहाँ जाएगा, इसके बाद ये आपकी रेजिस्टेंस है, यहाँ से ड्रॉप कर देगा, इधर ये हो गया, तो यहाँ से ड्रॉप हो जाएगी इसकी वजह से। और फिर यहाँ से आगे ये देखिए ये कांस्टेंट हो गई, फिर ये रेजिस्टेंस है आपके पास यहाँ। तो ये जो रेजिस्टेंस है आप लोग जानते हो कि ये क्योंकि बड़ी रेजिस्टेंस है, ये तो छोटी रेजिस्टेंस है, इसलिए यहाँ से इसकी पीक बिल्कुल ऐसे नीचे की तरफ और आ जाएगी और ये यहाँ आ जाएगी। और इसके बाद अगर मैं इसको और नीचे ले जाऊँ ऐसे करके, ताकि आप अगर इस ग्राफ को सारे को यूटिलाइज करो तो उसके बाद क्या होगा आपके पास इस तरीके से। तो यहाँ से ये स्टार्ट हुई, इधर रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी, ये देखिए ये रेजिस्टेंस, ये और इधर ज़्यादा रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से हम लोग इसका स्टेप जो है ये ग्राफ ये प्लॉट कर सकते हैं। फिर ये जो इक्वेशन है याद रखिएगा, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है, क्योंकि आपकी एक तरफ मैंने अभी बताया आउटपुट पावर है और दूसरी तरफ आपके पास वही मतलब कि डिवाइड हो रही है आई स्क्वायर आर में और आई स्क्वायर स्मॉल आर में। तो ये आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी ओबे करती है। तो ये था आपके पास एक छोटा सा कंसेप्ट किसका, ईएमएफ का। उम्मीद है कि आपको ये ईएमएफ का जो कंसेप्ट है ये समझ आ गया होगा। इसके बाद है रेजिस्टर इन सीरीज एंड पैरेलल, क्योंकि आप लोग इसको पहले से पढ़ चुके हो, आपके लिए मसला नहीं है, छोटी क्लास से पढ़ के आते हो। तो मैं इसको जस्ट बस इसका फार्मूला लिख देता हूँ ताकि आप लोग इसको इजीली समझ सको। तो रेजिस्टर्स इन सीरीज, यानी हमने क्या किया, एक रेजिस्टर ये ले लिया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, तो हमने इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। ये अगर इसका पोटेंशियल है, इसकी रेजिस्टेंस R1 R2 R3, आप देखो ये सीरीज के अंदर है। तो अब हमें पता है कि इसकी वजह से जो करंट फ्लो करेगा वो आई, तो यहाँ से जो पास करेगा वो भी आई रहेगा, यहाँ से जो पास करेगा वो भी आई रहेगा। सीरीज में करंट हमेशा सेम होता है, लेकिन ड्रॉप क्या होता है, चेंज होती है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इधर V1 इसके क्रॉस V2 इसके क्रॉस V3। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास जो करंट है, करंट सेम रहता है सीरीज के अंदर, और
जो पोटेंशियल ड्रॉप है आपके पास, जो वोल्टेज है वो आपकी ड्रॉप होती है, यानी मैं लिख दूँ इसको कि पोटेंशियल आपका ड्रॉप होता है। तो कौन सी चीज़ ड्रॉप हो रही है? पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। पोटेंशियल V1 V2 प्लस V3 हो गया। इसकी अगर मैं वैल्यू लिखूं तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर, क्योंकि हम अब इसको मैं क्या करता हूँ, इस सारे को अगर एक में कन्वर्ट करूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरीके से, इसको मैं बना दूँ। ये आपका आर ई क्यू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्लस माइनस यहाँ से आपका आई करंट गया और ये भी पोटेंशियल हो गया। तो इसकी अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो इधर आर ई क्यू आई आर वन आई आर टू आई आर थ्री, आई कॉमन ले लिया, आई से ये आई कैंसिल हो गया, तो आपके पास सिंपल क्या बच गया, आर ई क्यू आर वन आर टू प्लस आर थ्री के बराबर आ गया। तो आपकी ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई। तो ये आपने इससे पहले ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा। तो अब इसी तरीके से अगर ये तो थी सीरीज के अंदर, अगर इन्हीं रेजिस्टर को मैं पैरेलल के अंदर कनेक्ट कर दूं फिर मैं क्या फार्मूला लगाऊंगा, ये भी आप जानते हो पहले से, तो बस वो फार्मूला लगा देता हूँ कि पैरेलल सर्किट हो आपके पास, पैरेलल सर्किट, पैरेलल सर्किट में क्या है कि अगर आपके पास ये R1 है, इसी तरीके से आपके पास यहाँ आ जाओ, इधर R2 है आपके पास, ये R3 होगी आपके पास, ऐसे ये R3 होगी। इसको आपने क्या किया, एक बैटरी के साथ V वोल्टेज दे दी, इसको पोटेंशियल दे दिया, I इसमें से करंट फ्लो करेगा। तो आप जानते हो कि पैरेलल के अंदर पोटेंशियल V जो होता है ये सेम रहता है, I जो होता है ये डिवाइड होता है। इसका मतलब क्या हो गया, इधर I1 इधर I2 और इधर I3 हो जाएगा आपके पास। अब अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो I इक्विवेलेंट जिसको कहता हूँ, I1 I2 I3, यहाँ से V बाय आर ई क्यू, इसी तरीके से V बाय R1 V बाय R2 V बाय R3, और ये देखो V कैंसिल हो गया, तो 1 बाय आर ई क्यू क्या हो गया, 1 बाय R1 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 आ गया। तो ये आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। तो इस तरीके से आप लोग क्या करते हो, इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि इसको आप देख लो। ये देखें ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो आप लोगों को सीरीज का और पैरेलल फार्मूले ये आप ऑलरेडी इससे पहले पढ़ चुके हो, इसलिए मैं इन पे ज़्यादा मतलब टाइम नहीं लगा रहा। तो ये वही हैं छोटी क्लासेस की। हाँ, आप लोग इनके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो कि मतलब अगर एक बैटरी लगी हो तो आप लोग आराम से उसमें से जितनी मर्जी रेजिस्टेंस हो तो देख वहाँ आपके यही पैरेलल और सीरीज के फार्मूले लगा के उसको आप लोग आसानी से आगे सॉल्व कर सकते हो। तो इसके बाद जो नेक्स्ट आपका लेक्चर होगा वो किरचॉफ लॉज पे होगा। तो यहाँ तक आप लोगों को अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो।